Assalamu alaikum students. Today we are going to start liquid state of matter in chapter number 5 physical states of matter. As we discussed earlier about physical states of matter क्या है? Anything that occupies space and has mass is called matter. Then we discuss about states of matter, gaseous state, liquid state, solid state. फर्स्ट हमने गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, गैस प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ. देन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. अब लिक्विड स्टेट में हम पहले लिक्विड की हम प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लिक्विड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, फोर्सेस एक्सेट्रा ये चीजें देख लेते हैं. लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल में हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो हमारे पास इसमें स्पेसेस आ जाती हैं वो बहुत कम होती हैं. यानी कि गैस मॉलिक्यूल जो है एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल, इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होती हैं. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो डेफिनेटली हमारे पास जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होगी. स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें स्ट्रांग होगी. तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी. अब इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेजेंट है पार्टिकल्स में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब इनमें स्पेसेस कम होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल में, बट इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इनको एक पोजीशन में जो है वो होल्ड करके रखे. जैसा कि सॉलिड में हम देखते हैं कि एक पोजीशन के गिर्द जो है वो पार्टिकल्स रहते हैं. लिक्विड में ऐसा नहीं होता. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि जो है वो पार्टिकल्स को एक पोजीशन में होल्ड करके रखे, बट स्टिल देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, बट स्लोली मूव करते हैं. इनके स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर से पास से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं या स्लोली मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अब हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करते हैं. दे हैव अ स्पेसिफिक डेफिनेट वॉल्यूम. इनका खास वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप. लेकिन इनकी कोई खास शेप नहीं होती है. इनको हम जिस कंटेनर में लेते हैं, जैसे कि आप वाटर की एग्जांपल ले, आप टब में ले टब जैसा लगेगा, ग्लास में ले ग्लास जैसा लगेगा. तो इस तरह से इसको आप जिस बर्तन में लेते हैं उसी की शेप ले लेता है. इनकी कोई अपनी खास शेप नहीं होती है. बट अब हम नेक्स्ट फर्दर जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. टिपिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है, जो हमारी बुक का टॉपिक है 5.3.1, वो है इवेपोरेशन. अब हम देखेंगे इवेपोरेशन क्या है. जितने भी लिक्विड है सब जरा टिपिकल प्रॉपर्टी है, तो डेफिनेटली जितने भी लिक्विड है सब में इवेपोरेशन की प्रॉपर्टी मौजूद है. यानी कि जितने भी लिक्विड है सब इवेपोरेट करते हैं. अब इवेपोरेशन का मतलब क्या है, तो इवेपोरेशन की फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस, जैसे हम वेपर भी कह सकते हैं, टू अ गैस और वेपर एट ऑल टेम्परेचर. एट ऑल टेम्परेचर. तो यहां से क्या बात आपको समझ में आ रही है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना गैस फेज में या वेपर फेज में, वेपर बन जाना या गैस बन जाना एट ऑल टेम्परेचर से हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन. इट्स मीन दैट एवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर का होना मस्ट है. यानी कि एवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. किसी भी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन हो सकती है, चाहे कम हो ज्यादा हो, बट एवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर का होना मस्ट है, जरूरी है. अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो गैस या वेपर स्टेट में चले जाते हैं. अब इसमें हमारे पास हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मेरे पास ये कंटेनर है. इस कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल है. इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और ये कंटेनर ओपन है. ओपन कंटेनर में देखें, इसमें जो हमारे पास जितने भी ये पार्टिकल्स मौजूद हैं ये इनकी सरफेस है. अब इसमें हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं. एक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, लो काइनेटिक एनर्जी. फिर कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है,
और कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा होती है, लार्ज काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो डेफिनेटली सरफेस ब्रेक अवे करते हैं और लिक्विड से वो किसमें चले जाते हैं, गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में चले जाते हैं। यहां से ये एवेपोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, वेपर्स बनना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अगर आप, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, किसी भी टेम्परेचर पे आप देखते हैं कि लिक्विड एवेपोरेट कर रहे होते हैं विद अ वेरी स्लो स्पीड। अब जैसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, यहां से आप इन्हें हीट करते हैं, यहां से आप हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, जब आपने हीट प्रोवाइड की तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे, जब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे फर्दर मॉलिक्यूल्स को, देन ये आगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी पहले भी ज्यादा है, अब उन्हें और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो इनको जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये जो है वो उतने ही फास्ट रेट पे क्या हो जाएगी, इनकी एवेपोरेशन हो जाएगी, वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतना एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, फास्ट होता जाएगा। बिकॉज इसमें हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में देखें एवेपोरेशन की एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम हार्ड समर डे में आप देखें कि आप जो है वो जो क्लॉथ्स हैं वो जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। बट आप इन क्लाउडी डे देखें या विंटर सीजन में देखें, क्लॉथ्स जो है वो जल्दी ड्राई नहीं होते। उसकी रीजन यही होती है कि हमारे पास सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है और उनमें जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो स्लोली होता है, स्लो होता है। जबकि हार्ड समर डे में जो है वो प्रोसेस फास्ट हो रहा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इससे आपको बेस्ट समझ आ गई होगी कि एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देन सेकेंडली हम ये देखते हैं कि एवेपोरेशन में, एवेपोरेशन को कहा जाता है कि एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, यूं भी कहा जाता है। एक दूसरी चीज जो है एवेपोरेशन जो है हमारे पास कूलिंग प्रोसेस है। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे है, एवेपोरेशन से कूलिंग होती है, कूलिंग प्रोसेस कैसे है। अब जब हमने बात की कि एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है, एवेपोरेशन में क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में वो अपना सरफेस जो उनका ब्रेकर है वहां पे वो ब्रेक अवे करते हैं और वेपर स्टेट में चले जाते हैं। डेफिनेटली ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से एस्केप करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब जैसे इन मॉलिक्यूल्स को हम हीट ना भी करें, ठीक है, सराउंडिंग में से ये टेम्परेचर ले रहे हैं, तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर जाएंगे। तो हमारे पास सिस्टम में जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद कम हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो उस सराउंडिंग में से, उस सिस्टम में से ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करेंगे। जब वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेंगे अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए या ज्यादा करने के लिए, तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है या जो हमारा सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं लिक्विड जो है हमारे पास, ये एवेपोरेशन जो है हमारे पास कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर जाते हैं। फर्दर जो हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं तो वो जब ज्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर, उनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इसकी इस तरह से भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप अपनी पाम पे जो है वो एसीटोन लेते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं, उसमें एसीटोन प्रेजेंट होता है। एसीटोन लिक्विड है जो जल्दी एवेपोरेट, रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेट कर जाता है। तो उसमें जो है वो जैसे ही आप अपनी पाम पे उसे डालते हैं तो उसमें जो हायर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा होने की वजह से वो एवेपोरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोअर मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो आपकी पाम में से हीट लेना शुरू कर देंगे। जब वो आपकी पाम में से हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पाम में जो है वो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस जो है वो फील होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एवेपोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। नाउ एवेपोरेशन के लिए, एवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस तरह से अभी हमने बताया कि एक तो मैं आपको बार बार टेम्परेचर का बता रही हूँ कि एवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर जरूरी है। एट आल टेम्परेचर पे ये हो जाता है, मतलब लिक्विड का एक खास बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी जो है वो लिक्विड एवेपोरेट कर जाते हैं। तो इसमें हम कुछ और फैक्टर्स देखते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट हमारे पास फैक्टर एक तो वो टेम्परेचर ही है, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। टेम्परेचर का एवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि
टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है एक्सेट्रा। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है वो आ जाता है हमारे पास सरफेस एरिया। दूसरी हम बात करते हैं, फर्स्ट हमने जो डिस्कस कर लिया अबाउट टेम्परेचर, कि एक तो ये फैक्टर है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सेकेंडली जो है हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं सरफेस एरिया से इसका क्या रिलेशन है। अब सरफेस एरिया से भी इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे आपने कहीं जल्दी जाना है, आप चाय पीते हैं, चाय अगर आप कप में लेते हैं तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती। अगर आप उसे बड़े बाउल में ले लेते हैं, किसी सॉसर में डाल देते हैं, ओपन जो है उसमें माउथ वाले बर्तन में डाल देते हैं, ज्यादा जो जिसका एरिया ज्यादा हो, तो आप देखते हैं चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उसकी रीजन क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये कप का एरिया है और ये मेरे पास उस सॉसर का एरिया है, तो आप देखें कप का एरिया कम है और उस सॉसर का एरिया ज्यादा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जहाँ एरिया कम है वहां पे सरफेस कम है, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस कम हो रहा है, ठीक है। और जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे सरफेस ज्यादा मिलेगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट कर जाएंगे, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड हमारे पास ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन प्रेजेंट है उस पर भी ये डिपेंड करता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, लिक्विड की एग्जांपल, इसमें हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, साथ में हम अल्कोहल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब वाटर में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो वाटर जो है वो बहुत स्लोली जो है वो इवेपोरेट होता है, इसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है। जबकि जब हम इसकी बात करते हैं, मेथनॉल की बात करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, तो इसमें एज कम्पेयर टू वाटर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, कम होती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं। यानी कि आप 2 बॉटल्स रखें, एक में आप वाटर रखें, एक में आप अल्कोहल रखें, तो आप देखेंगे जो अल्कोहल वाली बॉटल है वो जल्दी खाली हो जाएगी और वाटर की इवेपोरेशन बहुत स्लोली होती है और अल्कोहल की इवेपोरेशन जल्दी हो जाती है। तो उसमें रीजन यही है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स में जितनी स्ट्रॉन्ग, इसमें मतलब इनवर्स रिलेशन आ जाता है, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी पार्टिकल्स में उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगी उतना ही जो है वो पार्टिकल्स का जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, ज्यादा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। आपको इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा, किस तरह से ये प्रोसेस, किस तरह से लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो गैस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, हम लिक्विड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट में हम टिपिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट हमने इवेपोरेशन डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। सेकेंड प्रॉपर्टी हम वेपर प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं। एज द नेम इंडिकेट वेपर प्रेशर, मतलब के वेपर्स का प्रेशर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। The pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with its liquid at particular temperature is called vapor pressure। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इसको डायग्राम की वजह से समझते, लेकिन थोड़ा इससे पहले सुन लें। लिक्विड में ये है हमारे पास कि जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वो वेपर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में जब अगेन लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक खास टेम्परेचर पे, तो उसे हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो इसको समझने के लिए हम जो है इसको एक इजी वे में समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर में मेरे पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। इनको एक खास टेम्परेचर दिया गया, मतलब इसके लिए टेम्परेचर आपका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। से हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, एक खास टेम्परेचर दिया गया है। उस टेम्परेचर पे अब लिक्विड्स डेफिनेटली इनकी क्या होगी, वेपर्स बनेंगे, एवेपोरेशन होगी। अब इसमें जैसे ये लिक्विड एवेपोरेशन स्टार्ट करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते हैं, एवेपोरेट करते हैं। अब जैसे इनकी एवेपोरेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ये वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये वेपर्स मौजूद हैं। ये वेपर्स जो है जब ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो इनके रास्ते में अगर हम कोई ये हम क्लोज कंटेनर रख देते हैं, यहाँ पे हम लिड लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। जब आप इसे बंद कर देते हैं, इसके बंद करने पे अब एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है हमारे पास ये इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है,
कंडेंसेशन में हमारे पास जो वेपर्स हैं वो अगेन जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास अब इवेपोरेशन हो रही है, साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पे लिड क्लोज होने की वजह से, यहाँ पे कंटेनर बंद होने की वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। याद रहे कंडेंसेशन इवेपोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है कि इसमें वेपर जो है वो अगेन लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों प्रोसेस जब साथ साथ चलेंगे कि इवेपोरेशन हो रही है फिर कंडेंसेशन हो रही है, देन एक टाइम ऐसा आएगा इनमें जिसमें जो हमारे पास है जितना रेट जो है हमारे पास इवेपोरेशन का होगा, इवेपोरेशन उतना ही हमारे पास क्या होगा, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में कंडेंसेशन, इसमें हमारे पास क्या होगा कि लिक्विड जो है वो किस में जा रहा है, वेपर्स में। लिक्विड किस में जा रहे हैं हमारे पास, वेपर्स में, और वेपर्स हमारे पास जो है वो किस में जा रहे हैं, अगेन किस में आ रहे हैं हमारे पास, इसको हम देखते हैं ऐसे, लिक्विड जो है वो हमारे पास किस में जा रहे हैं, वेपर्स में। अब जब लिक्विड वेपर्स में जा रहे हैं तो इसे हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं, और जब वेपर्स अगेन लिक्विड में आ रहे हैं तो इसे हम कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इस तरह आपको लगा समझ आ जाए कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में जा रहे हैं इवेपोरेशन, देन वेपर्स जो हैं वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो अब जब एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है। इक्वल इन द सेंस, रेट का मतलब ये कि जितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं उतने ही पार्टिकल जो है वो कंडेंस हो रहे होते हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब हमारे पास इक्वल हो जाता है, सेम रेट पे जाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट फिर ऐसा आ जाता है जैसे हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में इवेपोरेशन हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास सेम क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा, एक रेट ऐसा बनेगा आपके पास जिसे हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं कि जब दोनों का रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को भी डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं बिकॉज लिक्विड वेपर्स, वेपर्स अगेन लिक्विड, तो ये मोशन कंटिन्यू रहती है। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, इस इक्विलिब्रियम पे जब ये वेपर जो है वो इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अगेन सुने स्टूडेंट्स, क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो इवेपोरेशन हो रही है सेम टाइम पे कंडेंसेशन हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो यहाँ पे वेपर्स हैं ये लिक्विड की सरफेस पे अपने लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि वेपर प्रेशर क्या है। अब हम ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर जो है हमारे पास फर्स्ट ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का ये है बच्चों की डेफिनेटली मैंने कहा कि ये खास टेम्परेचर पे हो रहा है, तो जैसे जैसे आप हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो वेपर बनने का रेट है वो ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। बिकॉज क्योंकि पार्टिकल्स की जैसे आप हीट करेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जितनी इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। तो जिस तरह से पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, जितनी इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये वेपर्स का प्रोसेस जो है ये इंक्रीज होता जाएगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर का प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। सेकेंडली ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है यहाँ पे कि पोलर, नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। अब देखिए पोलर जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे मैंने वेपोरेशन में भी पहले आपको बताया कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इनकी मूवमेंट में फर्क पड़ेगा, तो इनमें वेपोरेशन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। तो इसी तरह जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो वेपर प्रेशर का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब है पोलर जो मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से
पोलर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वेपर प्रेशर का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक अल्कोहल, एसीटोन, ईथर एटसेट्रा, इनमें जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है वो इनमें वेपर प्रेशर का प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। यानी कि पोलर लिक्विड्स में वेपर प्रेशर का प्रोसेस स्लो होगा और नॉन पोलर लिक्विड में फास्ट होगा। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास जो है वो अगर जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का डिक्रीज होता जाएगा, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होती जाएंगी, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उतना जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर।